ओके, देख लीजिए हमारा सिलेबस क्या है बच्चों, सब लिख लो। ये वाला सिलेबस हमारा, ये टोटल सिलेबस है। सिलेबस लिख लो, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम ये पहले पॉइंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री अटेम्प्ट टू क्लासिफाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। देखते हैं कितना खत्म होता है। सारे मतलब जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, आप 10वीं में तो 2-3 पढ़े होंगे शायद, ये पढ़े होंगे, डोबेरियन ट्रायड पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स पढ़े होंगे, और उसके बाद मेंडलीव पढ़े होंगे, मॉडर्न पढ़े होंगे। तो हमारे पास और बाकी 2-3 भी हैं, उन सबको हम डिस्कस करके चलेंगे, समझ रहे हो? हाँ कि नहीं? ये सब लिख के रेजान करो, जल्दी जल्दी अपना सिलेबस लिखो सब। पीरियडिक टेबल का हमारे पास सिलेबस क्या है? अरूप महांती आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे जल्दी लिखिए। बाकी सब। चार जन लिखे, 5। तेजस्विनी बेटा आप लिख लो। जल्दी जल्दी बाकी सब बच्चे लिख के रेज हैंड करो। हाँ 5। ओके, और एक दो लिख लो। सिर्फ 5 बच्चे क्लास में अटेंटिवली लिख रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। देखिए हिस्ट्री पहले चेक करेंगे, अभी जो ऐड हुए हैं और एक बार रिपीट करते हैं, बाकी सब उसमें उसी बीच में लिख लो। पहले हम देखेंगे अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द पीरियडिक टेबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद पीरियडिक प्रॉपर्टीज। पीरियडिक प्रॉपर्टी में होता है एटॉमिक रेडी, आयोनिक रेडी। फिर पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और जो छोटे छोटे फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि डेंसिटी, वॉल्यूम, और मतलब एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, एटॉमिक एटॉमिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स इन पीरियडिक प्रॉपर्टी, ये तीसरा पॉइंट है। ये टोटल हो गया। फिर आखिर में एक एप्लीकेशन भी रहता है सबका, ये तो मतलब मैंडेटरी है। एप्लीकेशन और हायर क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हमने 4 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। आज हम पहला पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री एंड अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ओके, तो ये पहला पार्ट हम खत्म करना की कोशिश करेंगे। सबने ऑलमोस्ट लिख लिया है, क्लियर कर देते हैं। ओके, देखिए अभी हमारे पास, आपको पता है कोई भी आपको पूछेगा, आप बोल दोगे 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। पर जब हम जाते हैं अर्लीस्ट अटेम्प्ट 18th सेंचुरी पे, 18th सेंचुरी में अब हम जाएंगे, जब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था ना, तब ओनली 31 एलिमेंट्स हमारे पास थे। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ओनली 31 एलिमेंट्स हमारे पास थे जो कि डिस्कवर्ड हुए थे। डिस्कवर बोलोगे इसको, इन्वेंटेड नहीं बोलोगे, डिस्कवर। 1865 आते आते जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया, तब उनके पास कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स। ओके, तो ये तो मॉडर्न में है हमारे पास 118 एलिमेंट्स। तो ये हो गया कि हमारा एलिमेंट्स का नंबर हमारे टाइमलाइन के हिसाब से कैसे बढ़ता गया। आपको तो पता है टोटल 1900 से शुरू करके ये जो 2020 तक एलिमेंट्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं। जबकि हमारे मैडम क्यूरी जी ने, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी है नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने जब से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का खोज किया है, जैसे कि रेडियम,
उन्होंने रेडियम का खोज किया था। वहां से हम रेगुलरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर कर रहे हैं और हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐड कर रहे हैं। 1900 के स्टार्टिंग से लेकर 2020 तक ऐसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये जो 118 है कभी 124 130 ऐसे बढ़ के 150 कभी 200 भी हो जाए, मतलब उसके बारे में कोई हमें ऐसा कोई प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते। ओके, ये रह गया हमारा एलिमेंट्स जो कैसे इंक्रीज किए उनका हिस्ट्री पार्ट, ये खत्म हो गया। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए ये न्यूलैंड के टाइम का है और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे। ये दोनों पॉइंट याद रखिए बेटा, आसानी से याद हो जाएगा, ये दोनों पार्ट याद रखिए और बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब चलेंगे हम क्लासिफिकेशन पार्ट में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन, पहला जो एक डिस्टिंक्ट, उससे पहले तो बहुत साइंटिस्ट आए गए, पर पहले एक साइंटिस्ट ने हमें डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन करके दिखाया था, वो आया 1815 में। कौन बता सकते हैं उनका नाम, कोई बता सकते हैं? कोशिश कीजिए। डोब्रिनर। नहीं, डोवेरिनर तो उनके बाद आए, पहले आए थे प्राउड। तो ये बोलते हैं प्राउड्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या, उन्हें कुछ थ्योरेटिकल बैकअप उनके पास नहीं था, सिर्फ उन्होंने बताया कि मेरे पास ये एक हाइपोथेसिस है, मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है, पर मैं आपको अपने मुंह से जवान देता हूँ, मतलब बताता हूँ। क्या उन्होंने बताया कि Prout observed the atomic masses of different elements were multiples of the atomic masses of hydrogen. ओके, वो बोले ये यूनिटरी थ्योरी मैंने दिया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन के मास के मल्टीपल्स है। तो प्राउट ऑब्जर्व क्या लिखो, प्राउट ऑब्जर्व, लिखो ऑब्जर्व, प्राउट ऑब्जर्व द एटॉमिक masses, the atomic masses of different elements atomic masses of different elements कम सुनाता है ऐसे, एक समय कम सुनाता है is अरे दोनों लगा multiple of, म्यूट करो, मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी ये सही है, ये हाइपोथेसिस सही है, अभी भी ये हाइपोथेसिस सही है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इस थ्योरी को हमने बोला यूनिटरी थ्योरी। इस थ्योरी को हम बोलते हैं प्राउड्स यूनिटरी थ्योरी, या फिर सिंपली बोलते हैं यूनिटरी थ्योरी। सब लिख लो, यूनिटरी थ्योरी। ये आपको पता नहीं होगा, ये नया चीज है आपके लिए। यूनिटरी थ्योरी जो उन्होंने दिया था 1815 में, ये पहला अप्रोच था एलिमेंट्स के तरफ, एलिमेंट्स के बारे में पहली बार किसी ने कुछ बात किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही पुरानी बात है। तो आप देखिए यूनिटरी थ्योरी जो कि आज तक सही है, ये हाइपोथेसिस या फिर ये थ्योरी आज तक सही है। जितने भी एलिमेंट्स के आप मास देख रहे हैं वो हाइड्रोजन का मल्टीपल है, हाँ कि नहीं? अरे 1 2 3 4 ऐसे पड़ता है ना, हाइड्रोजन का मास 1 है और बाकी सब एलिमेंट्स का 1 का मल्टीपल होता है। ओके, बहुत ही आसान सा बात को उन्होंने तब बताया था जबकि साइंटिस्ट लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, मासेस के बारे में, क्योंकि ना तब एटॉम का मास मेजर करने के लिए हमारे पास इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं था। अब जैसे हम डाल देते हैं एनएमआर मशीन में या फिर वेइंग मशीन में डाल देते हैं हमारे लो मोलिकुलर वेट वेइंग मशीन में, उधर एटॉम का मास निकल जाता है, तब ऐसा कुछ हमारे पास नहीं था। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी तब तक नहीं निकला। क्लियर करते हैं, प्राउड्स के बारे में सबको समझ आ गया? प्राउड्स हाइपोथेसिस क्लियर करते हैं। इसके बाद अगला वाला आएगा, आप लोग जो सब जानते हैं क्या,
Doberener's triad. तो इसमें डोबेरेनर ने क्या बताया, लिखिए लिखिए लिखिए। Doberener arranged elements with similar properties into a group. Doberener arranged elements of similar properties into a group of three called triad. फिर उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रायड का लॉ क्या है, इन अ मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट is equal to mass of the first plus mass of the third element divided by 2. ओके, बहुत ही इजी वाला हाइपोथेसिस दिया था डोबेरेनर ने। तो इसी लॉ से वो कितना ट्रायड खोज पाए, कितने ट्रायड डोबेरेनर ने खोजा, इस लॉ से उन्होंने कितना ट्रायड खोजा बेटा? 3 ट्रायड खोजा, जो आपको अच्छे से पता है। उनमें से एक एग्जांपल हम देते हैं। पहला वाला एग्जांपल क्या था? लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, ये तो जोश है ना, आप लोग चुपचाप बैठ जाते हो, ऐसे आंसर दोगे तो मजा आएगा पढ़ाने में। तो ये हो रहा है 46/2, ये हो गया 7 + 39 हो गया 46/2, ये हो गया डोबेरेनर ट्रायड पहला वाला। और दूसरा वाला कौन सा था बताओ? कैल्शियम स्ट्रोनियम एंड बेरियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। फिर और जो क्लोरीन आयोडीन वाला? सर लास्ट था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों लिख लो, सारा तीनों एग्जांपल लिख लो, तीनों एग्जांपल लिख लो, फिर बताते हैं डोबेरेनर थ्योरी क्यों रिजेक्ट हुआ। ओके, फिर देखिए डिमेरिट्स या फिर इसका डिस्कार्ड क्यों किया गया ये थ्योरी। पहला पॉइंट लिखिए डिमेरिट्स में, it was not followed by all the elements discovered at that time, not followed by all the elements discovered at that time। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, some elements have nearly equal atomic masses, लाइकली कौन कौन है नियरली इक्वल एटॉमिक मासेस में? कौन कौन है? कोबाल्ट, निकेल, ओके, और ऑस्मियम, इरिडियम, ये दोनों नियरली इक्वल मासेस में है। तो इन लोगों में भी
सोवरेन और ट्रायड फॉलो नहीं हो पाया, सिर्फ हमने 3 ट्रायड ही वहां से निकाल पाए, जबकि हमारे पास 30 से 40 एलिमेंट्स तब प्रेजेंट थे, पर हम 3 ही ट्रायड निकाल पाए। और लिखिए, हेंस दिस लॉ इज, या फिर दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड, दिस लॉ इज रिजेक्टेड, बड़ा अक्षर रिजेक्टेड लिख लीजिए, रिजेक्ट हो गया, समझ रहे हो। फिर हमारे पास और एक रिजेक्टेड थ्योरी आएगा, क्या है वो दूसरा रिजेक्टेड हीरो? आ गया सकूं प्लस अल्फा, କେତେବେଳେ ତ ଆଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ପୁରେଇ ଦେବି, ଆଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଛି ଗ୍ରୁପରେ। ओके, क्लियर करते हैं, चलते हैं अगले थ्योरी पर। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ट्रायड मतलब 3, ऑक्टेव मतलब 8, आपको ये सब पता है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, इसमें न्यूलैंड्स ने क्या कहा, टाइमलाइन क्या है इसका, 1865। तो लिखिए, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, John Alexander Newland suggested that John Alexander Newland suggested that elements are arranged in increasing order. Elements are arranged in increasing order of their atomic masses. Increasing order of their atomic masses. Then every eighth element resembles the properties of first one, like tones in म्यूजिकल ऑक्टेव। अरे म्यूजिकल ऑक्टेव, सारे गामा पा धा नी सा, वैसे ही जैसे आखिर में सा रिपीट होता है, जैसे ही 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है वो पहले एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टी सिमिलर रहता है, वैसे ही 9वां एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टी सिमिलर रहता है, समझ रहे हो। तो इससे न्यूजीलैंड कितने तक गए, इससे न्यूजीलैंड कितने तक सही है, ये पार्ट लिख लो पहले, न्यूलैंड का डेफिनेशन लिख लो, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए, लिख लो, लिख के रेजन करो सब, जल्दी 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 लिख, अरे रेजन करो, कोई नहीं लिख रहा है शायद। हाँ, एक बच्चा लिखा और बाकी हेलो, ओके, क्लियर करते हैं बेटा। तो कितने एलिमेंट्स तक गए, कितने एलिमेंट्स तक वो सही अपना ये ले गए, कहाँ से देखिए, हम म्यूजिकल स्केल लिखेंगे, सा रे, ये मेरे साथ करिए सब, करिए, ये मेरे साथ करिए, सा रे गा मा
पा धा नी, इतना ही है ना, सा रे गा मा पा धा नी। तो उसके साथ उन्होंने एलिमेंट्स को सिंक्रोनाइज किया। तो देखिए, गा के नीचे क्या रहेगा, बेरिलियम। इसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आगे फ्लोरीन। और वहां उस वक्त इनर्ट गैस नियॉन, हीलियम, आर्गन ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यहाँ तक फ्लोरीन तक रहा। फ्लोरीन के बाद उन्हें क्या पता था, उसके बाद आता था लिथियम। तो उन्होंने 8वें एलिमेंट को सोडियम के नीचे रख लिया। सिमिलरली बेरिलियम के नीचे किसको रखेंगे, मैग्नीशियम तक, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, फिर उसके बाद किसको रखेंगे, पोटासियम, कैल्शियम। पर इसके बाद उनको पता नहीं था कि डी ब्लॉक क्या होता है। उस वक्त तो उनको पता नहीं था कि डी ब्लॉक कुछ होता है। तो इसके बाद वो किससे रखे उनको पता नहीं चला। जब उन्होंने स्कैंडियम को रखा तो देखा कि एल्यूमिनियम और स्कैंडियम का प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है। और उस वक्त तो गैलियम तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, गैलियम तो डिस्कवर नहीं हुआ था। और उनके पास जो स्कैंडियम था उसको उन्होंने जब रखा, वो पोटेशियम के प्रॉपर्टीज, एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं हुआ। तो उनका न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल यही कैल्शियम में ही स्टॉप हो गया। तो न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल कहाँ तक सही था, लिथियम से लेकर कैल्शियम तक। ये आप अच्छे से बना लीजिए कॉपी में, फिर अगले पार्ट पे चलेंगे। ये कॉपी में बना दीजिए, उसके नीचे लिखिए द अबव ऑल, द अबव लॉ, the above law worked quite well for lighter elements up to calcium. The above law worked quite well for lighter elements up to calcium, but failed for heavier elements. Hence this law is rejected. आखिर में लिखो hence this law is rejected. ओके, रिजेक्टेड। रेज हैंड करो, जिसने खत्म किया रेज हैंड करो। हाँ तेजस्विनी आपने लिख लिया, बाकी और कोई रेज हैंड करो, जिसने खत्म किया रेज हैंड करो। और रूपमांती आप नहीं लिख रहे हो, ओके। तो न्यूलैंड का भी हमें इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा हम न्यूलैंड के बारे में नहीं जानेंगे। क्लियर करते हैं, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा 10th में, पर हमें इसका इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होगा। ओके, फिर तीसरा, चौथा अटेम्प्ट किसका था, कोई बता सकता है? मेंडेलीव। नहीं, मेंडेलीव से पहले और एक अटेम्प्ट था, लोथर मेयर्स कॉन्सेप्ट। ये सब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। मेंडेलीव का अटेम्प्ट थोड़ा सा सक्सेसफुल था, पर लोथर मेयर वही सेम टाइम में आया था, टाइमलाइन बिल्कुल सेम है। लोथर मेयर एटॉमिक कर्व, ये देखिए आपके लिए नया होगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। लोथर मेयर्स एटॉमिक कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, बड़ा वी, हाँ वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। तो कब दिया था उन्होंने, 1870 में उन्होंने दिया था ये। जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, सर आप जो लिखे लोथर मेयर्स एटॉमिक कर्व, हाँ एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, वॉल्यूम वी,
V फॉर वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व मतलब ग्राफ, ग्राफ बनाया था उन्होंने। ओके, देखिए जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर gave his atomic volume versus gave his atomic एक्स एक्सिस में उन्होंने लिया एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास वर्सेस वाई एक्सिस में उन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम को। म्यूट करो एटॉमिक वॉल्यूम और एक्स एक्सिस में देखा वाई एक्सिस में। ओके, उन्होंने बताया तो वैसे किसी तो भाई किसी। हाँ, फिर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उन्होंने प्लॉट किया था। एक्स एक्सिस में प्लॉट किया था एटॉमिक मास को, वाई एक्सिस में प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम को। तो ये था लोथर मेयर का कंसेप्ट। तो किस देश के केमिस्ट थे? जर्मन केमिस्ट थे वो, जर्मन केमिस्ट। ओके, फिर उनके बारे में जानते हैं। ये जो उनका डेफिनेशन या फिर उनका स्टेटमेंट क्या था देखते हैं, लिखो। A periodic variation is obtained. A periodic variation is obtained when atomic volumes of elements are plotted against their atomic masses. Their atomic masses. Okay. Sir, once again. Okay, और एक बार बुला देते हैं। A periodic variation is obtained. A periodic variation is obtained when atomic volume of elements are plotted. When atomic volumes of elements are plotted against atomic masses. ओके, वो पीरियडिक ट्रेंड क्या था? वो पीरियडिक ट्रेंड क्या था देखते हैं। ये क्लियर करते हैं। लिख लिया आपने? अब हम ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस में क्या लिए थे? सीधा बनाओ, मेरा बंका हो गया। सीधा बनाओ। इस तरफ लेंगे हम एटॉमिक वॉल्यूम भी, वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, और इस तरफ लेंगे एटॉमिक मास, यू में। यू क्या? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो देखिए इसका ट्रेंड क्या आता है। पहले हमारा लिथियम आएगा यहाँ पर कहीं, लिथियम का वॉल्यूम ज्यादा होगा बेरिलियम से, नीचे आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा कार्बन इसके नीचे, फिर वहां से एक सडन इंक्रीज होगा सोडियम तक, फिर वहां से फिर वॉल्यूम घटेगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर रह जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर रह जाएंगे, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके ऊपर होगा थोड़ा सा सिलिकॉन, फिर सबसे ऊपर आ जाएगा पोटासियम, और यहाँ पर रह जाएंगे फास्फोरस और सल्फर। आपको क्या दिख रहा है? पहले ग्रुप वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे रह रहे हैं अपने पीरियड में। ओके, फिर सब डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर रहेगा कैल्शियम, यहाँ पर पूरा डी ब्लॉक रहेगा, स्कैंडियम से लेकर कॉपर, जिंक तक, अरे 3D एलिमेंट्स में 21 से 30 तक। फिर वहां से इंक्रीज करेगा आर्सेनिक, ब्रोमीन इंक्रीज करेगा, और सबसे ज्यादा फिर कौन होगा? रुबिडियम। ओके, तो ऐसा हमें ट्रेंड मिला कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ऐसा हमें एक ग्रुप मिला। रुबिडियम यहाँ पर होगा स्ट्रोंशियम,
ओके, ऐसा हमें एक ट्रेंड मिला। फिर यहाँ से स्कैंडियम के सीधा कौन होगा, जिरकोनियम, तो यहाँ से जिरकोनियम शुरू होगा। तो ऐसा हमें एक लोथर-मेयर का ट्रेंड मिला, जो कि ग्राफ में पूरा डिस्टिंक्टली दिखा गया है। मैं आपको नोट्स भेजूंगा, वहाँ पर ये पूरा डिटेल में समझाया गया है। और मैं एक वीडियो भी दूंगा जो कि मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर लोथर-मेयर का ग्राफ अभी भी है। तो वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देखने के लिए, ये बहुत ही मतलब हाई लेवल का ग्राफ था तब के हिसाब से, तो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये वाला ग्राफ जल्दी प्लॉट कीजिए, लोथर-मेयर का ग्राफ प्लॉट कीजिए जल्दी। हो गया क्लियर, प्लॉट कर दिया सबने? रेज हैंड कीजिए जिन्होंने प्लॉट कर दिया। सिर्फ 2 बच्चे लिख रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? 3 बच्चे लिख रहे हैं। ओके, और आज हम खत्म करेंगे लोथर-मेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंडलीफ का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सबने लिख लिया? क्लियर करते हैं। यस सर। क्लियर करते हैं बेटा। स्नेहा, आप ऐसा क्यों कर रही है? ओ स्नेहा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? कैरेक्टरिस्टिक, ये जो ग्राफ हमने बनाया उसका कैरेक्टरिस्टिक। ओ सिब्तार, सिब्तार जईन, क्या हो रहा है? ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखिए अल्कली मेटल्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक लीजिए, आपको दिख रहा था अल्कली मेटल कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सब अल्कली मेटल्स हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम occupy the peak of the curve. Having largest atomic volume occupy the peak position. Peak position लिखिए, occupy the peak position, ब्रैकेट में लिखिए मैक्सिमा, उसे बोलते हैं हम मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑफ द कर्व। सर occupy the peak. Occupy the peak position, position, P-O-S-T-I-O-N, position, which is called maxima of the curve. फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, alkaline earth metals, alkaline earth metals, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो अल्कली मेटल के नीचे रहेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ऑक्यूपाई मिड पोजीशन ऑन डिक्रीजिंग कर्व, मिड पोजीशन ऑन डिक्रीजिंग कर्व। ओके, तीसरा पॉइंट लिखिए, हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। हैलोजेंस लिखिए, ब्रैकेट में सब लिखिए, हैलोजेंस ऑक्यूपाई, हैलोजेंस ऑक्यूपाई पोजीशंस